नमस्कार मेरे बहादुर साथियों। मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अजय है। उम्र 27 साल और मैं कोंकण के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। गांव छोटा है लेकिन चारों तरफ पहाड़ है, घने जंगल है और घाटियां तो ऐसी कि बरसात में लगता है जैसे बादल जमीन पर उतर आए हो। सुबह शाम ठंडी हवा चलती है और सड़कों पर धुंध तैरती रहती है। यहाँ की हवा में सुकून भी है और एक रहस्यमयी चुप्पी भी। मैं गांव से थोड़ी दूर सड़क किनारे बने एक लोकल गैरेज में काम करता हूँ। गैरेज बड़ा तो नहीं है, बस एक छोटी सी छत, कुछ औजार और एक पुराना सा टूल बॉक्स। पर दिन भर ही वहाँ लोग आते रहते हैं, कोई बाइक का पंक्चर लेकर तो कोई इंजन की सर्विस करवाने। मैं सब ठीक करता हूँ, बाइक रिपेयरिंग, पंचर, ऑयल चेंज। जैसा लग चलता है वैसी जिंदगी भी चलती रहती है। बहुत बड़ा सपना नहीं देखा मैंने कभी, लेकिन जो हाथ में हुनर है बस उसी से घर चल रहा है मेरा। रोजी रोटी ईमानदारी से मिलती है, बस यही काफ़ी है। दोस्तों, ये किस्सा आज से करीब 4 साल पहले का है, लेकिन आज भी उस रात को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। उस रात जो मैंने महसूस किया, जो झेला, वो मैं किसी को शब्दों में नहीं समझा सकता। उस दिन मैं मालवड़ गया था। एक सरकारी दफ्तर वाले की बाइक आई थी गैरेज में। ब्रेक वायर पूरी तरह घिस चुका था और इंजन ऑयल भी बदलना था। गांव में वो सामान नहीं मिलता तो मुझे खुद शहर जाना पड़ा। काम ज़रूरी था इसलिए टाल नहीं सकता था। अगर अगले दिन तक बाइक ठीक नहीं होती तो दिक्कत होती। इसलिए मैंने तय किया कि सुबह सुबह निकलूंगा और दोपहर तक लौट आऊंगा। सुबह निकला तो मैं वक्त पर था। एक बोरी में मैंने पुराने पुर्जे रखे ताकि नए लाकर उसे मैच कर सकूं। लेकिन जैसा अक्सर होता है वैसा ही हुआ। जिस दुकान से सामान लेना था वो देर से खुली। मैं चाय की टपरी पर बैठा इंतजार करता रहा। वक्त सरकता रहा और फिर ऊपर से बारिश भी होने शुरू हो गई थी। वो रुक रुक कर बरसती रही, कभी हल्की बूंदे तो कभी अचानक तेज। बारिश की वजह से सामान मिलने में और देरी हो गई। दुकान वाला भी थोड़ा धीमे काम करता, एक एक चीज छांटता, लपेटता, जैसे वक्त उसके लिए रुका हुआ है। मैं जल्दी में था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। आखिरकार जब सारा सामान मिला और मैं वहां से निकला तब घड़ी में ठीक शाम के 6 बज रहे थे। वापसी में मैं आमतौर पर सरयू घाट होकर जाता था। वो रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन सीधा है और बीच बीच में 2-4 गांव भी पड़ते हैं। उन गांव में जान पहचान के लोग रहते हैं और अगर रास्ते में कुछ हो जाए तो मदद भी मिल जाती है। ऐसे में भले थोड़ा समय ज़्यादा लगे लेकिन मन को तसल्ली रहती है। लेकिन उस दिन हालत कुछ अलग थे। बारिश हो रही थी, दिन ढलने लगा था और घर भी जल्दी पहुंचना ज़रूरी था। मैं सामान बांध ही रहा था कि एक लोकल दुकानदार, जिससे मैं अक्सर स्पेयर पार्ट्स लेता था, मेरी तरफ आया और बोला, अजय भाई, इतना लंबा क्यों घूमोगे सरयू घाट से? अरे सीधे होंडा घाट से निकल जाओ ना, शॉर्टकट है। मुश्किल से 1 घंटा लगेगा तुम्हें। मैंने उसकी बात सुनी लेकिन बिना कुछ कहे चुप रहा। होंडा घाट का नाम सुनते ही मेरे मन में हल्की सी झिझक आ गई, क्योंकि उस घाट की कहानियां मैंने बचपन से सुनी थी। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि वो इलाका ठीक नहीं है। लोग कहते थे कि रात होते ही वहां कुछ अजीब होता है। किसी को रास्ता भुला देता है तो किसी की गाड़ी खुद ब खुद बंद हो जाती है। कोई कुछ साफ नहीं कहता लेकिन सबके चेहरे पर एक डर साफ नजर आता था जब भी फोंडा घाट का नाम लिया जाता। मैंने दुकानदार की तरफ देखा और पूछा, मगर रास्ता तो सुनसान होता है ना वहां का? तो वो मुस्कुराया और बोला, हाँ थोड़ा तो है, लेकिन दिन में कुछ नहीं होता। अभी तो 6 ही बज रहे हैं, तुम बाइक से वो आराम से पार कर लोगे। बस सूरज ढलने से पहले घाट पार कर लो, बाद में अटक मत जाना। उसकी बात सुनकर मैं हल्के से हंस पड़ा और बोला, तुम लोग के पास सामने वाले को डराने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है क्या? मेरी हंसी अब उसके कुछ नहीं कहा, बस एक फीकी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। लेकिन उसकी आंखों में जो बात थी वो मुस्कान से मेल नहीं खा रही थी। उसकी आंखें तो जैसे कुछ और ही कह रही थी। कोई बात वो जो मुंह से नहीं बोल पा रहा था अपने। एक अजीब सी चुप्पी आ गई थी उसके आसपास। मैंने देखा कि उसका चेहरा थोड़ा उतर गया था, जैसे कुछ याद आ गया हो उसे। कोई ऐसा अनुभव
जो वो मुझसे साझा नहीं करना चाहता था। मैंने उसकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। सोचा, लोग बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता ही देते हैं, बचपन की सुनी कहानियों को अब भी सच मानते हैं। मैं प्रैक्टिकल सोच वाला आदमी हूँ, बाइक चलानी आती है, मोड़ समझता हूँ, डर की कोई बात नहीं है। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि उस घाट के हर मोड़ पर कुछ ऐसा मेरा इंतजार कर रहा था जो मेरी सोच से कहीं बड़ा था। मैं बाइक पे बैठा, सामान ठीक से पीछे बांधा और धीरे धीरे घाट की तरफ निकल पड़ा। फोंडा घाट की शुरुआत ही कुछ अलग सी होती है। जैसे ही मैंने उस रास्ते पर कदम रखा तो माहौल थोड़ा बदला बदला सा लगा मुझे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा वहां कुछ और ही तरह थी, एकदम भारी, ठंडी और शांत। रास्ता इतना सकरा है कि सामने से कोई गाड़ी अगर आ जाए तो दोनों को रुककर सोच समझ कर निकलना पड़ेगा। पर उस वक्त मैं रोड पर अकेला था, सिर्फ मैं और मेरी बाइक। रास्ते में तीखे मोड़ थे, एक के बाद एक। कहीं कहीं मोड़ इतने तेज कि बाइक धीरे किए बिना निकलना मुश्किल था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था और जब मेरी नज़र मेरे हाथे की घड़ी पर गई तो उस वक्त 6:45 बज रहे थे, लेकिन आसमान ऐसा लग रहा था जैसे रात के 8 बज गए हो। फिर मैंने सोचा कि एक बार घर में फ़ोन करके बता दूं कि आने में मुझे देर हो जाएगी, लेकिन जब स्क्रीन चेक की तो देखा नो नेटवर्क। मुझे तब समझ में आया कि अब मैं घाट के उस हिस्से में पहुंच चुका हूं जहां से कनेक्शन कट जाता है। इसी दौरान एक मोड़ के बाद जैसे ही मैं सीधा हुआ, मुझे सड़क के किनारे बाईं तरफ एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। वो हल्के झुके हुए शरीर से एक जगह टिक कर खड़ी थी। उसने एक पुरानी हल्के भूरे रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी और हाथों में एक छोटी सी टोकरी पकड़ी हुई थी। उसने जैसे ही मुझे आते देखा, उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाकर इशारा किया। मैंने फिर धीरे से ब्रेक लगाकर बाइक किनारे रोक दी। मेरे मन में उस वक्त किसी भी तरह का कोई डर नहीं था, बस इतना लगा कि बुजुर्ग औरत है, शायद किसी गांव की तरफ जाना चाहती है। फिर वो मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ी और जब वो मेरे पास पहुंची तो उसने कहा, बेटा 2 मोड़ आगे तक छोड़ दे मुझे, मेरा बेटा आने लेने आएगा, वहां ज्यादा दूर नहीं जाना मुझे। उसके चेहरे पर कोई डरावनी बात नहीं थी, बस एक आम सी बुजुर्ग लग रही थी जो शायद अकेली पड़ गई थी इसी वजह से। उस वक्त मुझे कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। उस सुनसान सन्नाटे बड़े माहौल में एक अकेली बुजुर्ग औरत को खड़ा देखना थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन मुझे उस पर दया आ गई। एक उम्रदराज इंसान जो किसी मोड़ पर खड़ा हो, ऊपर से बारिश भी भीगी जमीन में बढ़ता अंधेरा, तो मदद करना बनता ही है। तो मैं उस औरत से कहा, आ जाइए माँ जी, लेकिन मुझे देर हो रही है, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे पास आई। फिर बड़ी मुश्किल से वो मेरी बाइक के पीछे बैठी। जैसे ही वो बैठी, मुझे तुरंत एक झटका सा लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे कोई भारी चीज रख दी हो। एकदम अचानक से बाइक का ये संतुलन हल्का सा बिगड़ा, पर मैंने दोनों पैर से जमीन पकड़कर बैलेंस संभाला। हैंडल पर एक पल को हिल गया था। फिर मैंने बाइक चालू किया और जल्दी से आगे बढ़ गया। अब मैं घाट के मोड़ों पर धीरे धीरे चढ़ रहा था, एक के बाद एक तीखे मोड़। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हवा और ठंडी होती गई। वो ठंड कोई आम रात की ठंड नहीं थी, उसमें एक अजीब सी सिरन थी जो गर्दन से होते हुए हड्डियों तक उतर रही थी। पर वो बूढ़ी औरत अब तक बिल्कुल चुप थी, बिल्कुल जैसे बोलना ही भूल गई हो। मैंने धीरे से कहा, माँ जी, आपका बेटा कहाँ पर मिलेगा? कोई जवाब नहीं। मैंने थोड़ा और जोर से पूछा, बस आने वाला है क्या? कितने मोड़ आगे है? पर अब भी चुप्पी, बिल्कुल गहरा, अजीब और बोझिल सन्नाटा। बाइक की आवाज और मेरे दिल की धड़कन के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था। उसकी चुप्पी अब खटकने लगी थी मुझे। जो इंसान लिफ्ट मांगते वक्त इतने विनम्र लहजे में बात कर रहा था, वो अब कुछ बोल ही नहीं रहा। मैंने झिझकते हुए कुछ पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ तो था जो रोक रहा था मुझे। मन कह रहा था मत देख, पर दिमाग सवाल कर रहा था, क्या वो अभी भी पीछे है या नहीं? मैंने साइड मिरर में देखने की कोशिश की।
हेडलाइट की हल्की रोशनी में झिलमिलाते शीशे में मैंने देखा, पीछे कोई नहीं था। मिरर में बाइक की पिछली सीट खाली थी, एकदम खाली। एक सेकंड के लिए तो पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। मैंने बाइक को संभालते हुए साइड मिरर को फिर से देखा, पर कुछ भी नहीं। लेकिन इन सब में अजीब बात यह थी कि बाइक पर अब भी वजन महसूस हो रहा था, जैसे कोई अब भी पीछे बैठा हो, जैसे किसी की मौजूदगी हो, अनदेखी लेकिन भारी। पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी मेरे शरीर को साफ महसूस हो रहा था कि कोई वहां है। बाइक चलाते हुए मेरा कंधा भी थोड़ा झुक रहा था, जैसे पीछे कोई टिका हो मुझसे। एक एहसास ने मुझे अंदर तक जमा दिया। हवा भी ठंडी थी, चिपचिरी बर्फ जैसी लगने लगी थी। उस पल पहली बार डर ने मेरे होंठ सी दिए थे। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, न रुक सकता था, न पीछे पलट सकता था। बस आगे एक और मोड़, और फिर शायद कुछ ऐसा जिसे मैं कभी समझ भी नहीं पाया। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने तीखे मोड़ पर बाइक धीरे से रोकी। उस मोड़ पर दाईं ओर एक पुराना सा पत्थर का मील खड़ा था, जिसकी लिखाई अब धुंधली हो चुकी थी। उसके बगल में जंग लगे 2 लोहे के खंभे थे, जिन पर पुराने बिजली के तार लटक रहे थे, और पीछे दूर तक अंधेरा, घना डरावना अंधेरा। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि हेलमेट के अंदर उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से गर्दन मोड़ी और बहुत सावधानी से पलटकर देखा। पीछे कोई भी नहीं था। बाइक की पिछली सीट एकदम खाली, किसी की भी मौजूदगी नहीं थी। मैं बस कुछ देर यूं ही पीछे देखता रहा। आंखें फटी रह गई थी मेरी, मन में हलचल थी, लेकिन शरीर एकदम सुन्न हो गया था। पर सीट खाली होने के बावजूद एक चीज ने मेरी नसों में ठंडक दौड़ा दी। सीट पर मिट्टी थी, गीली नमी भरी मिट्टी, जैसे कोई कीचड़ से सनी साड़ी में वहां बैठा हो और उठकर चला गया हो, जैसे घंटों से वहां कोई बैठा हो बिना हिले। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने किसी तरह खुद को समेटा और मन ही मन कहा, ये कोई सपना नहीं है, मैं जाग रहा हूं, ये सब सच में हो रहा है। अभी कुछ मिनट पहले तो वो औरत मेरे पीछे बैठी थी, मैंने उसकी आवाज सुनी थी, उसका हाथ देखा था जब उसने इशारा किया था, और अब कुछ भी नहीं। ना वो उतरी ना वो गिरी, बस एकदम से गायब, एकदम हवा में। मैंने कुछ देर खुद को संभाला, गहरी सांस ली और फिर बाइक को दोबारा स्टार्ट किया। अब जल्दी निकलना पड़ेगा, ये सोचकर मैंने क्लच दबाया, गियर बदला और आगे बढ़ा। बाइक अब तेज चल रही थी। शायद डर के मारे मेरा हाथ एक्सीलेटर पर ज्यादा दब गया था, लेकिन आगे बढ़ते ही एक और डर ने मुझे जकड़ लिया। अब जैसे जैसे मैं आगे जाता, उतना ही महसूस होता कि मैं उसी जगह घूम रहा हूं। पहले तो सोचा कि शायद डर के मारे ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन फिर हर मोड़, हर झाड़ी, हर टूटी रेलिंग को पहचानने लगा। वो बाईं तरफ का बड़ा सा पीपल का पेड़, जिसकी एक टहनी सड़क की तरफ झुकी थी, वही फिर दिखी। वो दाईं ओर की टूटी हुई लोहे की रेलिंग, जिसके नीचे ढलान है, वो भी फिर आई। और वो झाड़ी, हाँ वही झाड़ी, जिसके ऊपर हल्की सफेद प्लास्टिक की थैली फंसी हुई थी, हवा में हिलती हुई, वो तीसरे बार दिखी। मेरा माथा ठनका। मैं चक्कर काट रहा था, लेकिन बाइक सीधी ही जा रही थी। रास्ता आगे ही जा रहा था, लेकिन हर बार वही चीजें दोहराई जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य घेरे में मुझे घुमा रहा हो। मैं बुरी तरह से अब फंस चुका था। और जब तीसरी बार मैंने वही मोड़ पाया, वही टूटी रेलिंग, वही पीपल का पेड़, वही झाड़ी जिसमें सफेद थैली लटक रही थी, तो पक्का यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोई भ्रम नहीं था, कोई संयोग नहीं था। मैं उस वक्त फंसा हुआ था। बाइक को मैं पूरी ताकत से चला रहा था, एक्सीलेटर लगभग आखिरी हद तक घुमा रहा था, लेकिन बाइक जैसे जबरदस्ती खींची जा रही हो, कभी आगे बढ़ती तो कभी जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया हो। रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो रही थी, जैसे इंजन में कोई दिक्कत नहीं, फिर भी किसी अनदेखी चीज ने पकड़ रखा हो। मेरे हाथ कांपने लगे थे, ब्रेक पर उंगलियां थी, लेकिन दिमाग सुन्न पड़ चुका था। और तभी एक मोड़ पार करते ही वो बूढ़ी औरत फिर मुझे सामने खड़ी दिखी, एक मेरी हेडलाइट की रोशनी में, बीच सड़क पर, बिल्कुल उसी तरह
जैसे पहले इशारा कर रही थी, लेकिन इस बार वो अलग थी। अब उसकी चाल में वो थकी हुई सी झुकी हुई सी कमर नहीं थी। अब उसकी पीठ बिल्कुल सीधी थी और उसका चेहरा अब साफ नजर आ रहा था। ना हिलता, ना मुस्कुराता, ना नाराज, ना उदास, बस एकदम सीधा और निर्जीव। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, जैसे किसी पत्थर की मूर्ति को सामने खड़ा कर दिया गया हो। लेकिन उसकी आंखें, वो मेरी तरफ एकदम देख रही थी, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए। उसकी आंखों में ना इंसानियत थी, ना दर्द, बस एक अजीब सा जमी हुई शून्यता थी। ऐसा लगा जैसे मैं अब कुछ नहीं हूं, बस उसका शिकार हूं। मेरे हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। कांपती हुई, घबराई हुई, मैंने अपनी आवाज से पूछा, तुम कौन हो? कहाँ गई थे? पीछे बैठे थे ना अभी? मेरी आवाज खुद मेरे कानों में पर आई लगी, जैसे मैं खुद नहीं बोल रहा, जैसे कोई और मुझसे कहलवा रहा हो। वो औरत कुछ देर वैसे ही मुझे देखती रही, फिर उसने अपने होठों को जरा सा खोला और बहुत धीरे लेकिन एकदम साफ आवाज में सिर्फ एक बात बोली, मोड़ तक छोड़ने को बोला था ना, अब तो तुम खुद भी नहीं लौट सकते। बस यही। और फिर एक गहरा सन्नाटा। उसकी बात सुनते ही मेरे सांसें जैसे सीने में अटक गई। उसका चेहरा अब भी वैसा ही था, पर अब उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, ना इंसानी, ना समझ में आने वाली। बस एक बात अब मैं साफ समझ गया था, मैं अब उसके इलाके में था और उसके बनाए हुए मोड़ों में अब चाह कर भी नहीं निकल सकता था। आखिरी बार, एक बार और हिम्मत जुटाई। दिल मेरा बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था, लेकिन मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया और जोर लगाकर बाइक मोड़ने की कोशिश की। अब बस एक ही सोच थी कि जैसे तैसे भाग निकलूं यहां से, इस रास्ते से, इस खाट से, इस साए से। लेकिन जैसे ही मैंने हैंडल घुमाया, बाइक खुद ब खुद दूसरी तरफ मुड़ने लगी। मैंने जोर लगाया, दोनों हाथों से पकड़कर सीधा करने की कोशिश की, लेकिन हैंडल जैसे किसी और के हाथ में था। एक ठंडी अदृश्य ताकत जैसे उसे पकड़ खींच रही थी। बाइक का अगला हिस्सा अपने आप मोड़ रहा था, एक बार नहीं, बार बार। अब साफ था कि मैं बाइक नहीं चला रहा था, कोई और उसे चला रहा था, मेरे ही हाथों से। मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। अब वहां कोई साधारण हवा नहीं थी, उसमें एक दबाव, एक खिंचाव था, जैसे घाट के हर पेड़, हर चट्टान, हर झाड़ी की आंखें मुझे घूर रही थी, जैसे जंगल अब मेरा पीछा कर रहा था। मैंने देखा, एक भी पेड़ नहीं हिल रहे थे, लेकिन फिर भी आवाजें आ रही थी। इसके बाद एक धीमी हंसी गूंजी, साफ सुनाई दे रही थी, मेरे बिल्कुल पास, कान के ठीक पीछे। किसी के धीरे धीरे हंसने की गूंज जो हवा के साथ बह रही थी, ना आदमी की, ना औरत की, जैसे कोई पुराने कुएं के अंदर खड़ा होकर हंस रहा हो। खोखली, थकी हुई, लेकिन जानबूझकर डराने वाली हंसी। मेरे हाथ पैर जवाब देने लगे। मैंने चीखते हुए आंखें बंद कर ली और एक ही बात चिल्लाई, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद अंधेरा, जैसे किसी ने जोर से पीछे से आकर मुझे धक्का दे दिया हो। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मुझे बस इतना याद है कि एक ठंडी लहर सी बदन में दौड़ी, फिर जब सब कुछ धुंधला हो गया, मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई और फिर मुझे कुछ याद नहीं, ना बाइक की आवाज, ना घाट का मोड़, ना उस बूढ़ी औरत की आंखें, बस सन्नाटा और एक अधूरा डर जो आज भी मेरे भीतर जिंदा है। जब मेरी आंखें खुली तो मैं सड़क किनारे पड़ा था। सुबह की रोशनी थी। सामने से एक ट्रक धीरे धीरे आता दिखा और रुका। ड्राइवर ने नीचे उतरकर मुझे पानी पिलाया। उसने पूछा, तू यहाँ कैसे गिरा भाई, और तेरा चेहरा सफेद क्यों हो रखा है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बाइक उठाई, जो कुछ दूर गिरी थी, और धीरे धीरे गांव की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचा तो 3 दिन तक बुखार में पड़ा रहा। किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ यह कहा कि बाइक फिसल गई थी। 1 हफ्ते बाद मैंने बाइक को अच्छे से धोया। सीट के पिछले हिस्से को साफ करते हुए मेरी नज़र वहां पड़ी। 2 छोटे छोटे गीले निशान थे, बिल्कुल पैरों जैसे, मिट्टी के, मगर अब भी ताज़ा लग रहे थे। मैंने उस सीट को फाड़कर फेंक दिया।
उस दिन के बाद मैं फोंडा घाट के रास्ते से कभी नहीं गया। आज भी लोग पूछते हैं, क्यों अजय भाई, इतना छोटा रास्ता छोड़कर इतना घूमते क्यों हो? मैं बस मुस्कुरा देता हूँ। उन्हें मैं अब क्या बताऊं कि उस घाट के आखिरी मोड़ पर मैंने क्या देखा, या शायद जो नहीं देखा वो शायद खतरनाक था, वो ज्यादा था। कुछ सवाल कभी जवाब नहीं मांगते, बस हमेशा के लिए मन में दफन रह जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।